ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को सक्सेस मिल ही जाता है। तो आप लोग अपना एफर्ट दोगे, टीचर भी अपने, हम लोग अपने तरफ से अपना एफर्ट देंगे, दोनों मिलके हो जाएगा। बाकी तो सर, बाकी चीज पे हम लोग का हाथ थोड़ी है, क्या होगा नहीं होगा। पूरा भारत में हार्डली 20% 25% लोग पास करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा ही रिजल्ट होता है। तो आप लोग भी अच्छा करोगे तो अच्छा होगा सर। हम लोग स्मॉल बैच में करते हैं, उम्मीद वही रहता है कि सारे के सारे पास कर जाए एक ही साथ, क्योंकि स्मॉल बैच में ये थोड़ा एक होता है ना सर, कि सबके फोकस होता है, तो होना चाहिए सर, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है सर, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा वेट कर जाओ सर। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या करवाया था? ये बिजनेस का बेसिक बात कर रहा था ना सर, कॉमर्शियल नॉलेज का। अरे यस सर। यस सर, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर एकदम बेसिक चर्चा कर रहे थे सर, है ना, कमर्शियल नॉलेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पे एकदम बेसिक चर्चा कर रहे हैं कि ये आपका जो कमर्शियल नॉलेज है ये क्यों जरूरी है इतना, ठीक है, एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, कितना जरूरी है ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात सर जो था, दैट इज कि हम लोगों ने काफी बेसिक चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है सर, कि मैंने आप लोगों को ये बताया था, इसमें ये जो कमर्शियल नॉलेज है या बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें दो तरह का एक्टिविटी होता है सर, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आप लोगों को याद है सर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग बिजनेस, प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। और हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था, जो बेसिकली पैसा तो बनाता नहीं है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन हर बात में पैसा बनाना भी जरूरी नहीं है, कुछ सर्विस सर्विस टाइप का भी होना चाहिए, है ना। जैसे घर पे जैसे माँ अपने बच्चे लोगों के लिए करता है, या कोई भी, ठीक है, जो समाज के लिए जो जरूरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है सर, इसका एक बहुत लंबा लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जैसे अगर कोई कोई प्यासा है, ठीक है, उसको पानी प्रोवाइड करना, ठीक है, प्यासा मतलब थर्स्टी लोगों को वाटर प्रोवाइड करना, ये इसमें पैसा कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हर हर चीज में पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस चीज में पैसा नहीं, मतलब हर चीज से पैसा थोड़ी कमाया जा सकता है सर, लेकिन वो भी जरूरी है, ठीक है, वो भी जरूरी है। नॉट ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट कनेक्टेड विद मनी ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज हमें बाइफरकेट करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है।
ऑब्वियसली हम लोग कॉमर्शियल नॉलेज पढ़ रहे हैं तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही ज्यादा ध्यान देंगे। एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये ऑलवेज एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हमें फोकस करना चाहिए इस तरह का चीजों के साथ, ठीक है। लेकिन जब बात सामने ये आ जाता है कि सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इतना जरूरी क्यों है, सर ये जरूरी नहीं है, ये तो एक मतलब मोरलिटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ मोरल कॉन्सेप्ट। जैसे आप देख सकते हैं कि घर पे महिलाएं, कोई किसी के माँ, किसी के दीदी, किसी के बुआ, किसी के मौसी, उनकी फैमिली के लिए जो करेगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, गुरुद्वारा में लंगर हो रहा है, उसमें लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग क्रिसमस में अपना फैमिली लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग प्यासे के लिए, जैसे अभी गर्मी का दिन आ रहा है हमारे देश में, है ना, अभी कुछ दिनों में ठंड चला जाएगा, ठीक है। फरवरी खत्म होगा, मार्च में हल्का हल्का वेदर रहेगा, फिर अप्रैल ऑनवर्ड्स गर्मी, हाँ एकदम बहुत भयंकर टाइप ऑफ गर्मी आएगा सर अप्रैल मई में। और उस टाइम पे अपने घर के सामने सड़क पे, पेड़ के नीचे, गांव साइड में होता है पेड़ के नीचे, शहर में अलग अलग चौराहे पे पानी का ऐसा जल का पात्र रखा जाता है, कलश, ताकि प्यासे को पानी मिले। अब इसमें पैसा कमाने का थोड़ी करना है सर, हाँ, मतलब ये सोचना चाहिए, ये सब चीजें सोचना चाहिए। बाकी जैसे आप लोग बाकी और भी चीजें देखे हो, जैसे कभी कभी एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए कभी कभी, ठीक है। जैसे हमेशा पड़ा नहीं रहना चाहिए, कुछ लोग तो नशा करके बस पड़ा रहता है, हाँ, ताश खेल रहा है, कैरम खेल रहा है। अब कोई बोलेगा सर हम ताश खेल के कमाते हैं, सर जुआ अलग चीज होता है, ठीक है। स्पेकुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया था लास्ट क्लास की सर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये दोनों कितना जरूरी कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के लिए। हाँ ना सर, बोलो, ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मेरा माइक खो गया था सर, ये सब तो याद ही है। ओके सर, ठीक है, बस वही पूछा, डेट याद हो गया है? था शायद इसीलिए। ठीक है, बस मैं वही पूछ रहा हूँ कि याद है या नहीं। अच्छा, अब आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सब बेसिक चर्चा है, बट ये बेसिक चर्चा याद तो करना है, बट साथ साथ में कुछ बातें रियलाइजेशंस का भी है। रियलाइजेशन समझते हो? जैसे आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो, हमारे देश में क्यों, पूरा दुनिया भर में देखो, और इंडिया जैसे कंट्री, जैसे कल बजट निकला था परसों, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो बजट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट बजट में कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है ना, ताकि देश में डेवलपमेंट आए, ठीक है। बजट में भी वही बात करने का कोशिश किया। तो बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब सीकर्स के लिए नया नया मतलब स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लाया जा रहा है। अब बात ये, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करना है ना, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस के अंदर तीन तरह का ऑक्यूपेशंस होता है सर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इज वास्टली डाइवर्स, yet only a small portions of populations, more so urban educated population engages in it, ठीक है। क्या बोलना चाहता है, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इज वास्टली डाइवर्स। बिजनेस एक बहुत ही डाइवर्स कॉन्सेप्ट है। डाइवर्स डाइवर्स मतलब जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस नजर आता है, एक तरह का नहीं नहीं होता सर, इट्स नॉट सिंगल टाइप, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरह का बिजनेस नजर आएगा, आपको अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस नजर आएगा। तो इसलिए क्या कह रहा है सर, आप ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा कि ये सब रियलाइजेशन का मैटर है। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ रट्टा लगाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये रियलाइजेशन का मैटर है, ठीक है। एक चार्टर्ड को रियलाइज करना होगा देश के बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक कंपनी सेक्रेटरी को रियलाइज करना होगा देश का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग तो बस एक जॉब के बारे में सोच के अटक जाते हैं। लेकिन आप अगर बड़ा सोचोगे, आप बड़ा धमाका करोगे। सोच छोटा होगा, नैरो होगा, तो धमाका भी छोटा हो जाएगा। इसलिए सोच को बड़ा करो, तो आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको सॉल्यूशंस कैसे छुपा हुआ है। जैसे देखो, business as an economic occupation is vastly diverse,
Yet only a small portion of population, more so urban educated, normally urban मतलब शहर के जो educated लोग होते हैं वो बेसिकली देखा जाता है कि बिजनेस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। गांव साइड में ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर, एग्रीकल्चर करते हैं। हमारे देश में अगर देखो, मतलब कल का ही एक रिपोर्ट है सर, मैं बजट का एक क्लास रखूंगा टुमारो, ठीक है। तो उस क्लास में मैं सभी को ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा। तो वहां पर मैं ये सब चर्चा करूंगा सर कि करंट सिनारियो क्या है, कितना लोग बिजनेस में हैं, कितना लोग सर्विस में हैं, कितना लोग एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट के साथ हैं। तो ये आपको समझ में आएगा और उसके बेसिस में आपको ना इंडिया के बारे में एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि करंटली हमारे देश में क्या बिजनेस सिनेरियो है, फ्यूचर क्या हो सकता है। भारत एक डेवलपिंग नेशन है और भारत किस तरह से दुनिया को लीड करेगा। अच्छा, भारत लीड करेगा तो इसमें आम आदमी का क्या? अरे सर, आम आदमी का बहुत कुछ। भारत का जो भारत इंडिया का जो नॉर्मल लोग हैं सर, कॉमन पीपल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उनका जो आर्थिक डेवलपमेंट है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। मतलब मानो कि आज कोई छोटा सा घर में रहता है, कोई झोपड़पट्टी में रहता है, तो कोई कच्चा घर में रहता है, ठीक है, कोई मिट्टी के घर में रहता है। भारत जैसे जैसे समय के साथ साथ इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, भारत का आर्थिक डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा, उसी तरह से धीरे धीरे भारत का जो छोटा से छोटा आदमी, मतलब जिसको नॉर्मली आदमी कोई छोटा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन वाइज, ठीक है, कोई महलों में रहता है तो कोई प्रसाद राज प्रसाद में रहता है, कोई झोपड़पट्टी में रहता है, तो सभी का डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है। मतलब जो जिस हालत से है उस हालत से और बेहतर कंडीशंस में जाएगा, ठीक है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण ही हो पाएगा सर। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कंट्री में एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो उसका इफेक्ट सबको पहुंचेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच रिच होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इसका बेनिफिट सबको मिलता है। आज अगर देश में बिजनेस बनता है तो उस बिजनेस का जो इफेक्ट है वो सभी को मिलता है सर। सर कैसे? सबको कैसे मिल जाता है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज अगर फ्लिपकार्ट बिजनेस कर रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एक छोटा सा मैटर सर, बिजनेस क्यों जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों जरूरी है, और हर किसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्यों सोचना चाहिए। और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एप्लीकेशंस भी जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे मानो फ्लिपकार्ट, अच्छा फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस इससे पहले हमारे देश में था क्या? नहीं। मतलब ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं था। अच्छा, आप मुझे इतना बता दो, फ्लिपकार्ट आने के बाद यूथ, बहुत सारे यूथ को जॉब मिला है कि नहीं मिला है? प्लीज टेल मी, मुझे इतना बता दो सर। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो, स्विगी ऐसे कंपनीज आने के बाद लोगों को जॉब मिला है या नहीं मिला है? हाँ सर, मिला है डिलीवरी के लिए। ठीक है, डिलीवरी के लिए मिला है। डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा लोग मिला है। दूसरा बात है दूसरा बात है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, जो कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट संभाल रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल मैटर देख रहा है तो कोई क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट संभाल रहा है तो कोई फाइनेंस देख रहा है, हाँ, कोई सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो इनका जो परमानेंट एम्प्लॉय का लिस्ट है उसमें 30,000 एम्प्लॉय है। अब ये एक फ्लिपकार्ट का बात नहीं है, ये सिर्फ एक फ्लिपकार्ट का बात नहीं है। अच्छा, कम से कम अगर मैं डिलीवरी बॉय से भी मैंने बात वगैरह किया, ऑन एन एवरेज 10 to 15,000 कमा लेता है। थोड़ा बड़ा शहर में थोड़ा ज्यादा कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 to 15,000, 20,000 के आसपास इनकम हो जाता है। मैंने बात किया है, तो ज्यादातर केस में, हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन सभी हर एक चीज में हो सकता है सर, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस आने के बाद अगर 30,000 परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली और 30,000 एम्प्लॉय, ठीक है, तो अगर एक बिजनेस के कारण इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, तो जस्ट इमेजिन करो इतने सारे बिजनेस के कारण मिंत्रा, मीशो, स्नैपडील, अजियो, जियो मार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, हाँ सर, और भी खत्म नहीं है, टाटा क्लिक, नाइका, हाँ सर, देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? हाँ, जियो, पेटीएम, एयरटेल, ओएलएक्स, माई बुक माई शो, ब्लिंकिट, जोमेटो, क्या क्या नाम नहीं आ रहा है सर, इंडिया मार्ट, शॉप क्लूज, अमेजन, वॉलमार्ट, 1mg, खत्म नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं, इतना कहना चाहते हैं कि जितना बिजनेस बनेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जॉब क्रिएशन होगा। तो अगर एक आदमी रिच बनेगा, अगर ब्लिंकिट का ओनर रिच बन रहा है सर, बनने दो, नो इशू, बट वो अकेला रिच नहीं बनता है।
सोसाइटी में और भी लोगों को काम देते हैं, सोसाइटी में और भी लोगों को काम देते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो करोड़ों में खेल रहा है, वो 100 करोड़ों में खेल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड लोग होते थे, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, जो गवर्नमेंट जॉब के आशा में जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन घर में 2 पैसा रोजगार करके नहीं ला पा रहा था, बदमाशी कर रहा था, अड्डाबाजी कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कभी इस पार्टी का दलाली, कभी उस पार्टी का चमचागिरी, यही सब कर रहा था। ये तो कम हो गया, और कम और हो रहा है ना, गुंडागर्दी कम हो रहा। क्योंकि अगर आपको जेन्युइन लेवल में आपको किसी जगह से 10,000 15,000, कम से कम, मैं एक सोसाइटी के नॉर्मल बात कर रहा हूँ सर, 10,000 15,000 20,000 अगर आपको इनकम करने का मौका मिलता है, तो फिर आप इनकम पे फोकस करोगे, ना कि किसी का चमचागिरी करोगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी का हाथ पकड़ के रखे, कुछ हो जाएगा शायद। पहले जैसा था 90s के जमाने का अगर मैं बात करूं, या अर्ली 2000 का बात करूं, तो ऐसा ही होता था। अगर मैं कम से कम पश्चिम बंगाल का, मुझे तो पता है, सिनारियो तो बदला है, सिनारियो बदला है, अभी भी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम वो भी बदल जाएगा, जस्ट बिकॉज कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज आ रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज तो है ही, ठीक है, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अच्छा, और एक चीज, गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो बजट पेश किया, आप लोगों ने देखा होगा है, शायद जरूर देखा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा है कि एग्रीकल्चरल लेवल में अगर कोई बिजनेस करता है, मतलब गांव साइड में अगर कोई बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सोचता है, एंटरप्रेन्योरशिप इन विलेज एरिया, सुना है आप लोगों ने? हाँ, एक बहुत बड़ा स्कीम लाया है सर, मैं दिखाता हूँ आपको अगर मुझे मिल जाए। सिर्फ इतना बड़ा इंफॉर्मेशन है, सारा इंफॉर्मेशन एट ए टाइम जुगाड़ करना मुश्किल होता है, बट ट्राई करता हूँ सर। मे बी आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो, ये ग्रीन ग्रोथ फाइनेंशियल सेक्टर, में भी ग्रीन ग्रोथ में ही है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ सर। यस सर। एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। एक बहुत अच्छा स्टार्टअप स्कीम लाया है सर बिजनेस के ऊपर, जो बेसिकली विलेज एरिया में, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उसका क्या प्रोजेक्ट है, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट एक बार देख के, एक बार आंखों में देखूंगा तो फिर बताने के टाइम पे मेरे को भी सुविधा होता है। मेक इन इंडिया, ये देखो सर, मेक एआई इन इंडिया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में बनेगा, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट फोकस कर रहा है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, विवाद से विश्वास, मतलब सेटलमेंट स्कीम, मतलब बेसिकली ये लॉयर वगैरह के लिए कर रहा है। फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ठीक है, ये सब ई कोर्ट, ऑनलाइन में कोर्ट आएगा सर, मतलब ताकि जस्टिस जल्दी मिले, ठीक है, ऑनलाइन कोर्ट, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन में पुट करो, केस को फटाफट, मतलब कोर्ट में जाना है, केस फाइल करना है, फिर उसको देखना है, फिर डेट देना है, इससे तो कम से कम थोड़ा टाइम बचे। जो 3 महीना लगता था, कम से कम 1 महीना लगे, ठीक है, तो ई कोड मैंडेटरी कर रहा है, एमटीटी डीजी लॉकर, ये सब तो ठीक है, बट मैं गांव साइड का जो मैं सोच रहा था, उसका मुझे कहाँ पता चलेगा। मे बी हियर, setting up 10,000 bio inputs resource centers to facilitate farmers to adopt natural farming, promotions of battery energy storage system, promotion of coastal shipping for energy efficient transportations, funds to be allocated for replacing old polluting vehicles। मिष्टी, मतलब ये बेसिकली तुम्हारा मैनग्रोव डेवलपमेंट के लिए है। अमृत पीढ़ी यूथ पावर, कवरिंग न्यू कोर्स लाइक कोडिंग, एआई मेजर्स, टूरिज्म सेक्टर। सर अभी दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है, जगह दिखेगा ना मैं आपको बताऊंगा। ये बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए टैक्स प्रोपोजल्स, टैक्स प्रोपोजल्स, टैक्स नहीं, टैक्स बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्री, ये रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू, नहीं पर होगा। बेसिकली एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, मतलब अगर किसी को विलेज साइड में कोई बिजनेस करना है, गांव का जो भी इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट काफी सारा बेनिफिट भी देना चाहता है, और उसका यूज करने के लिए बोल रहे हैं। फाइनेंशियल महिला सम्मान बचत पत्र, सीनियर सिटीजन डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, पता नहीं चल रहा है सर अभी यहाँ पे मुझे, ये समरी है, मे बी बाद में बताते हैं आपको, बाद में बताते हैं आपको, ठीक है, मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि आप लोग जो चार्टर्ड कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, ओनली स्मॉल परसेंटेज इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, कितना लोग ही बिजनेस बनाता है सर,
क्योंकि सीए तो एक सीएस क्या है, प्रोफेशनल्स है, सीएस सीए में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, आप अपना फार्म ओपन करके बैठोगे, ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी में पेड एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे, है ना, पेड एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे। वी हैव दस इंट्रोड्यूस टू अदर डिस्टिंक्ट ऑक्यूपेशंस जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशंस, ठीक है, इसीलिए एक एम्प्लॉयमेंट का भी एरिया है और एक प्रोफेशंस का भी एरिया है। सो सभी कुछ जरूरत है, बिजनेस का भी जरूरत है, साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशंस का भी जरूरत है। लेट अस अंडरस्टैंड these two forms of occupation and then we will discuss the characteristic between business और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशंस में क्या फर्क है। मतलब एक बिजनेसमैन क्या सोचता है और एक प्रोफेशनल और एक एम्प्लॉयड पर्सन मतलब जो जॉब करते हैं वो क्या सोचते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है सर, थोड़ा बता देते हैं आपको। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट elaborate job description and periodic compensation known as wages and salaries. The term wages usually denote factory workers, salary denotes office staff, manager, etc. Employment is a contract of service between the employee and the employer. And the contract elaborate job descriptions and periodic compensation. मतलब टाइम टू टाइम आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा जिसको वेजेस या सैलरी कहा जाता है। एंड द वेजेस यूजुअली डिनोट फैक्ट्री वर्कर्स, है ना, वेजेस फैक्ट्री वर्कर को दिया जाता है। बेसिकली फैक्ट्री में मैनुअल लेबर होता है ना, मैनुअली आप अपना मेहनत देते हो, इसीलिए। सैलरी डिनोट्स ऑफिस स्टाफ, मैनेजर एटसेट्रा। One has to undergo a detailed process of recruitment and selection for one's management engagement in employment. Usually minimum qualifications, ठीक है, educational, technical, professional and prior work experience are prescribed to take up the employment. Normally कोई educational qualification चाहिए होता है, कुछ technical knowledge चाहिए होता है, या फिर कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए होता है जैसे कि चार्टर्ड लॉयर, ठीक है, सीएस सीएमए, ये सब प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है। बट ये लोग भी कंपनी में जॉब करते हैं। जैसे मेरे को डेली कम से कम 5 कॉल तो आता ही है सर अलग अलग कंपनीज की तरफ से कि उनको सीए इंटर का किसी को जॉब देना है। किसी सीए फाइनल के बाद तो छोटा मोटा कंपनी कॉल नहीं करेगा, वो बड़ा कंपनी पे जाएगा। बट नॉर्मली जब कोई सीए इंटर पास आउट है या सीए इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं या सीएमए इंटरमीडिएट पास हो गया है या सीएमए इंटर कर रहे हैं, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो चुका है या कर रहे हैं, एनआईएसएम, ठीक है, मतलब सी स्टॉक मार्केट एनआईएसएम कंप्लीट, इसमें थोड़ा सा बड़ा कंपनी आ जाता है स्टार्टिंग लेवल से ही, ठीक है, क्योंकि ये सब ब्रोकिंग फार्म वगैरह है, स्टॉक ब्रोकिंग करवाता है, एडवाइजरी करवाता है। तो ये भी एक अच्छा जॉब एम्प्लॉयमेंट आपको देता है। रिसेंटली काफी सारे लोगों को जॉब मिला है सर हमारे यहाँ से, अच्छा खासा पैकेज भी दे रहा है, 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख, डिपेंडिंग ऑन दी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब है कि सीएमए के बाद तो जॉब होता ही है, मतलब इंटरमीडिएट के बाद से ही जॉब चालू हो जाता है और फाइनल के बाद भी बहुत सारे लोग बड़े कंपनीज में जॉब करना चालू कर देता है। व्हाट इज द पॉइंट सर? मतलब पॉइंट ये है कि आप एजुकेशन तो आप ले ही रहे हो, टेक्निकल नॉलेज तो आपको लेना ही है, जो भी आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज है, साथ में अगर आप प्रोफेशनल्स भी हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली मैं प्रोफेशनल्स में आपके साथ बात किया, सीए सीएमए लॉयर इंजीनियर्स, ठीक है, इस तरह का ना, ये लोग भी एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट ना लेके अपना प्रोफेशन भी सेट कर सकता था, हाँ कर सकता था, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर जॉब ना करके किसी कंपनी में, मतलब मैं सीए का बात कर रहा हूँ, सीएस का बात कर रहा हूँ, सीएमए का बात कर रहा हूँ, ये खुद का प्रोफेशन सेट कर सकता है, ठीक है। एंड प्रायर वर्क जॉब के लिए नॉर्मली क्या होता है, कंपनी हमेशा हम लोगों को पूछता रहता है कि कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, कि भाई कोई कंपनी में 2 साल 3 साल काम किया या 1 साल काम किया। जैसे आप जस्ट गूगल करो सीए इंटर जॉब्स, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आपको पता लगेगा। जस्ट मैं नौकरी में जा रहा हूँ, naukri.com में, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखो सर, आप लोग देख पा रहे हैं सर? ये देखो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर, सीए इंटर, हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, जस्ट मैं आपको, आप लोग जानते हो, आप लोग खुद भी रिसर्च करोगे तो पता लग जाएगा। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हो। 3 से 5 लाख का पैकेज दे रहा है। 3 लाख नॉर्मली फ्रेशर्स के लिए होता है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या चाह रहा है, सीए इंटर चाह रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, 1 दिन पहले एक पोस्ट हुआ है। तो इनिशियल लेवल में 3 से 3.5 से चालू करते हैं एनुअल पैकेज, ठीक है, मतलब 25-30 हजार के आसपास, फिर धीरे धीरे वो
35-40 की तरफ बढ़ता है। ठीक है, फिर और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आप अपने आप को मेरा कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंटर के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, तो अभी वो लोग कोई आईटीसी में है, एक जन आपका श्याम स्टील वगैरह में है, तो उन लोगों का ऑलमोस्ट 10-12 लाख के आसपास का पैकेज चल रहा है सर। कितना एक्सपीरियंस होगा? 5-6 साल। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होता है सर। सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड, सीएस रोल, 0 to 4 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर कोलकाता में है, बट अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, बट कम से कम तो उतना होता ही है सर। ठीक है, आप देख सकते हो अलग अलग जगह से को मतलब भरमार लगा हुआ है। मैं जस्ट सीए इंटर किया, अब सीए में इंटर करोगे तो भी दिखेगा, अब सीएस एग्जीक्यूटिव करोगे तो भी दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब लोग बोलते हैं ना कि कहाँ है जॉब, अरे भाई जॉब तो है, जॉब के लायक बनोगे तब ना जॉब होगा। हाँ सर, लायक बनना पड़ेगा। जैसे ये देखो पीडब्ल्यूसी, ऐसे जगह में मिल जाए तो अच्छा होता है, सैलरी अच्छा मिलता है, ट्रेनिंग में भी अच्छा ले सकते हो आप, पीडब्ल्यूसी में, केपीएमजी में, डेलॉयट में। हाँ, आप लोग अपने आप को रेडी करो उस तरह से। ठीक है, ये देखो इंटरनल ऑडिट एनालिस्ट, ठीक है, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मतलब ये हर दिन होता है, हर दिन जॉब पोस्ट होता है। बस आप अपने आप को क्वालिटी बनाओ सर। ठीक है, फिर आगे आगे मैं बताऊंगा, आप लोग लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के रखना। लिंक्डइन जानते हो? हम्म, हाँ सर, सुने हैं। लिंक्डइन ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है सर, बाद में खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। अभी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग अपना जॉब प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, नौकरी वगैरह में भी आप कर सकते हो, लोकल जॉब सर्च के लिए बड़ा ही फेमस एजेंट है। पर लिंक्डइन भी मतलब सोशल प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक की तरह काम करता है सर, बट ये प्रोफेशनल्स का फेसबुक है, प्रोफेशनल्स लोगों का फेसबुक है। फेसबुक नहीं बोलेंगे, ये लिंक्डइन है। ये बेसिकली आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल में कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखो सर, ये देखो, इंटरनल ऑडिटर होटल यूनाइटेड एचआर सॉल्यूशंस, ग्रेटर कोलकाता एरिया, 1 लाख से 15 लाख तक का है, एक्टिवली हायरिंग 3 मंथ से गो। और भी बहुत सारा, मतलब आप अपना डिटेल्स यहाँ पर अपना प्रोफाइल बना के रखो। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद आप ये देखो, प्रोफाइल बनाने के बाद क्या होता है ना, आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक्सपर्टीज अपने प्रोफाइल में लगा के रखो। दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जिनको भी कंपनी में जॉब चाहिए, वो अपना आपका प्रोफाइल चेक करके आपको बोलेगा। इसमें थोड़ा पेड सब्सक्रिप्शंस भी होते हैं, उसमें आपको जॉब ऑफर ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये देखो, जॉब्स, पीपल, लर्निंग। ठीक है, तो 3 तरह का कॉन्सेप्ट है, तो लोग ऑटोमेटिक आपको कनेक्ट करेंगे। अब अभी से अगर धीरे धीरे अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, जैसे मानो किसी का बीकॉम हो चुका है, कोई बीकॉम परसू कर रहा है, साथ में मानो कोई स्टॉक मार्केट में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स ले रहा है, ठीक है, साथ में सीए इंटर परस्यू कर रहा है, तो आप अभी से अगर अपना प्रोफाइल बनाओगे और अपना पर्पस देखो, यहाँ पर देखो एक कंपनी ने जॉब पर्पस में क्या देके रखा, जस्ट लुक एट सर। क्या करना है जीएसटी में, जैसे मैं कल, हम लोग हर फ्राइडे जीएसटी पढ़ते हैं सर इंटरमीडिएट लेवल में। ठीक है, हर थर्सडे को। तो जैसे कल ही मैं पढ़ा रहा था ये सब चीज, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 8 एक्सेट्रा, मतलब आपको ये सब कॉम्प्लायंस आना चाहिए, ये जीएसटी कैटेगरी। जीएसटीआर 9 असेसमेंट, लिटिगेशन इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, ई इनवॉइसिंग, एचएसएन क्वेरीज, मतलब ये एचएसएन क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, प्रोडक्ट कोड होता है। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो प्रोडक्ट इधर उधर होता है उसका एचएसएन कोड के थ्रू से होता है। कभी भी कोई जीएसटी बिल उठा के देखोगे ना तो आपको ये सब कोड दिखेगा। ये सब कोड का नॉलेज होना चाहिए, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, जीएसटी ऑडिट करना पड़ सकता है, आईटीसी का कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का इनको जॉब पर्पस चाहिए। अगर आप बेसिकली जीएसटी में आपका एक्सपर्टीज है, अब जीएसटी का एक्सपर्टीज किसको किसको होता है, सबसे बड़ा बात सर, किसको होता है नॉर्मली जीएसटी का एक्सपर्टीज, किसको मिलना चाहिए, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर। ठीक है, इसलिए देखो ये लोग बोल दिया है कि हमें सीए इंटर चाहिए। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, जहां जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो अलग बात है, वो अलग कंपनी में देखेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये देखो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आप भरमार लगा हुआ है। अब छोड़ो, अब तब ये सब आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे ही पता लगेगा। बस आप अपने आप को बनाओ। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि क्या कुछ होगा, अरे बहुत कुछ होगा, आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है, सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से क्या हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। बस अपने आप को रेडी करो, बस इंटर के बाद ही अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, तो सोचो फाइनल के बाद क्या होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। ए बोझा चाचे, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो फिर आप जस्ट अपना इंटरमीडिएट फाइनल के बाद भी आप जॉब दे सकते हो, तो उसमें कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट करेंगे, है ना।
नॉर्मली अगर अभी मैं कंप्लीट सीए के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट का बात करूं या सीएमए के बाद, तो नॉर्मली अगर पैकेज का बात करूं तो 15 प्लस पैकेज जा रहा है सर। 15 प्लस या 20 प्लस डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज आपका इनर नॉलेज। ऑब्वियसली सीएमए के केस में 8 to 9 लाख का स्टार्टिंग पैकेज दे रहा है सर। सीएस के केस में भी मोटा मोटी 6 to 7 लाख प्लस, ठीक है, पैकेज जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप ऑफ पैकेज एरिया है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैं ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बोला था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सर प्रोफेशंस का। ठीक है, अच्छा इसमें, अच्छा एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देयर इज अ मिनिमम एश्योर्ड इनकम, मतलब आपको एक लिमिटेड इनकम रहेगा जो भी आप जॉब में रहोगे। 10 ईयर सर्टेनिटी एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर प्रोग्रेशन वाया प्रमोशंस, जो भी होगा प्रमोशंस के थ्रू से होगा, ये एम्प्लॉयमेंट में होता है। ठीक है, प्रमोशंस के जरिए। now what about professions? What about professions? Profession is a rendering of service of a specialized nature necessitating prescribed qualifications. Professions बनाने के लिए आपको कोई ना कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए, और जिसका एक ऑथराइज सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू से आपको मिलता है। ठीक है, जैसे कि फॉर ए फी अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड सर्टिफिकेशंस और एक्रेडिटेशंस एंड एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बॉडी लाइक ICAI, लाइक ICSI, लाइक ICMAI। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग भी अपने आप को ICAI बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, सो या फिर लॉ, आर्किटेक्ट बॉडी, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन बॉडी, जो डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, जो डिजाइनिंग का काम करते हैं, जो आर्किटेक्ट का काम करते हैं, जो अकाउंटेंट्स का काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल सेटअप हो सकता है। उनको उस पर्टिकुलर एजुकेशनल बॉडी से एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है, और वो अपना प्रोफेशन सेट कर सकता है। प्रोफेशन कैन बी परस्यूड एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोनों हो सकता है। ठीक है, कोई कोई कंपनी के साथ मतलब कनेक्ट होके काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है। जैसे मानो कि जब किसी कंपनी का आप ऑडिटर बनते हो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, सॉरी एक सेकेंड, ITC रिपोर्ट। जैसे मानो कि ये ITC कंपनी, आप लोग नाम सुने हो सर ITC का? अरे ITC का नाम सुना है कि नहीं सुना? यस सर सुना। आईटीसी का नाम सर कौन नहीं सुनेगा, कॉमर्स में है। वही। आईटीसी का नाम नहीं सुना तो फिर क्या किया उसने। आई सर, यही तो बात है। ठीक है, तो जैसे जैसे कि ITC ऐसे बहुत बड़ा कंपनी है, कॉमर्स में हो ना हो लोग ऐसे ही जानते हैं। ठीक है, सारा दिन ITC का प्रोडक्ट खाता रहता है, हाँ? जो सिगरेट पीते हैं, जो बिस्किट्स खाते हैं, जो कॉपी किताब में लिखते हैं, सभी ITC का ही तो है। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडिटर है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो इन कंपनी का ITC का ऑडिट किया है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के साथ ऑडिटर को कनेक्ट कर लेते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है, आप इंडिपेंडेंट फार्म हो पर फिर भी आप किसी के साथ एक कनेक्टेड एम्प्लॉयमेंट के साथ भी हो। ऐसे एम्प्लॉयमेंट मतलब वो बेसिकली एक एंगेजमेंट है। ऑडिटर या ऑडिट फार्म किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी काम करते हैं। ठीक है, ऐसा आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो एज ए प्रोफेशनल पर्सन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप लोग जिस फील्ड में हो ना सर, आप लोगों के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या करोगे, आप वो सोचो। ठीक है, बस बन जाओ, उसके बाद आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं जॉब करूं कि कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ रहूं विदाउट एनी टेकिंग एनी हेडेक, जस्ट जॉब करना है और सैलरी लेना है। और अगर आप चाहते हो कि खुद का प्रैक्टिस करके अकाउंटिंग प्रैक्टिस, लॉ प्रैक्टिस, टैक्सेशन प्रैक्टिस, GST प्रैक्टिस, तो कंपनी खुद आएगा आपके साथ काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो वर्ड प्रोफेशनल्स इन कॉमन पैरालेंस द वर्ड प्रोफेशनल्स जो कॉन्सेप्ट है ना सर, इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन substandard performance or practice as a part-time or a hobby. Professionalism is often associated with perfectionism. Okay, professionalism is often associated with perfectionism. Historically, professions have emerged in pursuit of nobility, demonstrated highest level of qualifications. Normally, आपको एक highest level of qualifications, highest level of integrity, ethics, professions ऐसे नहीं होता।
and hence have very high esteem and social status respect. जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं उनको एक सोशल स्टेटस मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, इस तरह का, लॉयर्स, ठीक है। तो ये नॉर्मली प्रोफेशनल्स का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको फटाफट में अगर बिजनेस प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बताओ, अगर आपको मैं बिजनेस प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट में एक बेसिक डिफरेंस बताऊं तो कैसे बताएंगे? चलो बता देते हैं, क्या है? सिंपल। बिजनेस क्या होता है? इंटायर स्पेक्ट्रम मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा। ट्रेड क्या करेगा? बाई सेल करेगा। कॉमर्स क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब बिजनेस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स, एवरीथिंग। बिजनेस सबसे ऊपर है, क्योंकि बिना बिजनेस का प्रोफेशन का भी कोई काम नहीं है। सोचो मार्केट में बिजनेस नहीं है तो चार्टर्ड बन गई क्या करोगे? सीए में बन गई क्या करोगे? हाँ, सीएस बन गई क्या करोगे? बिजनेस है तो प्रोफेशन है। हाँ सर, ये सर नो? हाँ सर। अब ये भी बोलेगा कोई सर, लेकिन और एक चीज भी, अगर सोसाइटी में प्रॉपर प्रॉपर प्रोफेशनल्स नहीं रहेंगे तो बिजनेस हल्का फुल्का जरूर रहेगा, बट बिजनेस में डेवलपमेंट कभी नहीं आ सकता। बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे आएगा? बिजनेस का प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन कौन करेगा? नहीं तो क्या होगा ना, धोखाधड़ी चलेगा, 2-2 मिनट में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगा, ये सब दिक्कतें हैं। तो बिना बिजनेस का तो कुछ भी संभव नहीं है। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अगर बता, बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश होता है? बिजनेस करने के लिए एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं जरूरत के हिसाब से, बट मेन जो है सर बिजनेसमैन बनने के लिए जो एकमात्र कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंटरप्रेन्योर डिसीजंस, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसे कि देखो ना, जैसे फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्या कर दिया या जोमेटो ने ऐसा क्या कर दिया? क्या जोमेटो या फ्लिपकार्ट से पहले हम लोग ये सब प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे? क्या हमारे घर पे यूटेंसिल्स, टीवी, लैपटॉप या व्हाटएवर जो भी दिख रहा है आपको, कैमरा, ईयरफोन या जग, इलेक्ट्रिक केटल्स, ये सब हम लोग नहीं खरीदते थे क्या? या फ्लिपकार्ट ही आके हम लोग को बोला कि देखो हम लोग ये सब बेच पाते हैं? अरे पहले भी होता था ना, लेकिन फ्लिपकार्ट ने बोला हम आपको न्यू ढंग से बेचेंगे, हम आपको एक नया तरीका से बेचेंगे और आप भी उसका मजा लीजिए। तो पुराना चीज को भी न्यू तरीके से बेचने का जो आइडिया है, दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। या फिर जो चीज कभी था ही नहीं और वो बन रहा है, जैसे एक रिसेंटली एक बात आप लोग शायद सुने होंगे, एक एक सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा डेवलप हुआ है, चैट जीपीटी बोल के, सुना है क्या? अरे हाँ सर, चैट जीपीटी सुना है ना। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, वेरी गुड सर। तो ये चैट जीपीटी एक जैसे कि हम लोग इसके पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी सारा काम हुआ है, बट चैट जीपीटी काफी पावरफुल माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ओपन एआई बोल के यूएस का कोई कंपनी है जिन्होंने ये चैट जीपीटी को बनाया, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। लोग जो एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग लोगों का, वेरी वैराइटीज ऑफ, लाखों लोगों का जो मतलब डिस्कशंस होते हैं, कोई किसी को कोई क्वेश्चंस करते हैं, उसका जवाब चाहिए होता है, तो चैट जीपीटी को कुछ उस तरह से बनाया गया है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस करना हो, मानो अपोजिट साइड में ह्यूमन नहीं है, मतलब चैट जीपीटी इतना पावरफुल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि उसके अंदर इस तरह से डेटाबेस को डाला गया है, ठीक है, तो वो हर एक चीज का जवाब दे सकता है। वो आवाज पढ़ सकता है, लर्निंग कर सकता है, आपको प्लानिंग करके बता सकता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ठीक जैसे गूगल में भी ऐसा होता है ना, हम लोग गूगल को कुछ पूछते हैं तो गूगल भी जवाब देते हैं ना, तो काइंड ऑफ दैट। बट चैट जीपीटी माना जा रहा है कि करेंटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के रूप में सामने आ रहा है सर। ठीक है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डे बाय डे डेवलपमेंट ले रहा है, ज्यादा पुराना नहीं है सर, 2022 के नवंबर में आया, मतलब अभी भी 2-3 महीना ही हार्डली हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो तो क्या है, is a chatbot launched by OpenAI in November 2022. It is built on top of OpenAI's GPT-3 family. I don't know ये सब क्या होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लैंग्वेज मॉडल्स मतलब जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होते हैं ना उसको, ठीक है, एंड इज फाइन ट्यून्ड, ठीक है,
with both supervised and reinforcement learning techniques. ये लॉन्च हुआ फॉर डिटेल रिस्पॉन्स एंड आर्टिकुलेट आंसर अक्रॉस मेनी डोमेन्स ऑफ नॉलेज। मतलब आप कुछ भी पूछो चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी उसका जवाब दे सकता है। ठीक है, इसका वैल्यूएशन हुआ है और सर बहुत स्पेसिफिकली दे सकता है सर। मतलब अगर आप बोलोगे ना एज अ बिजनेस कोच एक्ट करो तो वो वैसे ही एक्ट करेगा। बहुत मतलब स्पेसिफिक है ये। हाँ सर, वही 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 मेन पर्पस है इसका, मतलब काफी पावरफुल, इसीलिए मैं बार बार वेरी गुड सर। ठीक है, काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट में इसको डेवलप किया गया है। तो अब जैसे कि कोई बैंक में आप कॉल करोगे तो बैंक में लोग नॉर्मली रहते हैं ना, तो कोई जवाब देता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू से वो आपका हर एक चीज का जवाब देगा कि बैंक अकाउंट ओपन ऐसे करना है। मतलब बहुत ही स्पेसिफिक उपाय में आपको बात करेगा। तो अभी भी ये इनिशियल रिसर्च पीरियड में है, अभी भी फ्री में बहुत सारे जगह में मिल रहा है। ठीक है, देखो, ट्रेंड इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑन दी एज्योर सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इसका जो ओवरऑल मॉडल कॉन्सेप्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ये एज्योर जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इनके थ्रू से बनाया गया है सर। ठीक है, तो चैट जीपीटी अभी बहुत बातचीत चल रहा है सर, चैट जीपीटी का। ठीक है, चैट जीपीटी को लेके बहुत बातें चल रहा है, और आई होप कि बहुत कुछ हो सकता है चैट जीपीटी। मतलब कोई कोई कह रहा है कि मे बी ये गूगल को हरा देगा। जैसे गूगल भी तो एक इसी तरह से बना हुआ है। तो अभी देखो क्या होता है कि क्या कर सकता है। ये है सीईओ ओपन एआई का, ठीक है, सैम आल्टमैन। ठीक है, चलो ठीक है, बाद में आप लोग ये और एक है रिसर्च। सर, इसके साथ इलोन मस्क भी है। और भी मतलब 3-4 सी और मतलब सीईओ और हैं। ये और भी तो तीन एक चार ही दिखा सीन है। है, ये एक ही दिखा रहा है। अच्छा, सुंदर पिचाई भी है, सुंदर पिचाई भी है गूगल का। अच्छा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं सर। अब तो थोड़ा और रिसर्च आप लोग करो इसमें, जानो इसके बारे में। बहुत बातचीत चल रहा है तो मैंने सोचा कि आपको बताता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये एक इनोवेशन हो गया, है ना, इट्स न्यू इनोवेशन। अब ये इनोवेशन टेक्निक ये अपने हिसाब से किया है, ये अपने हिसाब से किया है। तो हाँ, हम लोग भी अपने हिसाब से कोई इनोवेशन टेक्निक करेंगे तो हमारा भी चलेगा, है ना। प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग ना मतलब इंडिपेंडेंटली सोचना हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो सर, जैसे वो बंगाली में एक बात करते, बोलते कोलुर बलोद। आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं। कोलुर बलोद इन द सेंस, उसको जो बोला जाएगा वही करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। मतलब करेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पर जो 50 साल 60 साल से 70 साल से जो चले आ रहे हैं वो 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में थोड़ी बदल जाएगा, है ना। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग कॉपी पेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ है। अब जब तक हम लोग ये कॉपी पेस्ट एजुकेशन सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग इनोवेशन टेक्निक कभी भी नहीं बना पाएंगे। हम लोग हमेशा दूसरे को देखेंगे और उनका कंपनी में जाके काम करेंगे। ठीक है, फिर भी हम लोग अपना कुछ नहीं बना पाएंगे। प्रॉब्लम यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप, डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप लोग खुले दिमाग से पढ़ाई करोगे। अब वो खुला दिमाग कैसे आएगा, ओपन माइंड सर, ओपन माइंड। ओपन माइंड तभी हो सकता है जब स्कूल लेवल में एकदम बच्चे लेवल से बच्चों के मन में ना एक्टिविटी करने का पावर आ जाए। ऐसा नहीं कि एक किताब पकड़ा दिया और पढ़ते रहो, ठीक है, उसमें जो लिखा है रटते रहो और एग्जाम में आके उल्टी करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूँ ना कि ये बीसीके या बिजनेस एनवायरनमेंट, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं, चाहे कंपनी सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं, बट ये रियलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। अब कोई बोलेगा सर हम रटेंगे कैसे, मुखोश तो कैसे करना है। सर रटना बाद में, पहले समझो तो सही कहना क्या चाहता है। प्रॉब्लम तो वही है, हम लोग समझना नहीं। जैसे वो 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम बोल के कैरेक्टर दिखाया गया था, तो उसमें वो चतुर रामलिंगम जो भी थे, नाम से मतलब नहीं है, वो कैरेक्टर जो था, क्या नाम था, सबको इसको चतुर चतुर बोलता था। वो हर चीज रटता रहता था, ठीक है। हाँ, लेकिन आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो बड़ा इनोवेटिव था, जो बेसिकली ओरिजिनल है, अ, लद्दाख में है। मतलब जो आमिर खान जिसका कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो सच में साइंटिस्ट है, उनके उनके जीवन पे ही आधारित है। वो रिसेंटली इसमें फास्टिंग में बैठा है सर, ठीक है, अनशन में बैठा है। कहाँ पर, लद्दाख में, क्योंकि वो लद्दाख में कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहा है, तो वो सरकार के पास दरखास्त किया है कि जब तक लद्दाख का एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो अनशन तोड़ेगा नहीं। तो अलग अलग, वो भी साइंटिस्ट है, तो गजब गजब, मतलब महान इंसान है सर। अच्छा चलो ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, वो बिजनेस के लिए जरूरी है। अच्छा, बिजनेस क्या है, प्रॉफिट के लिए होते हैं। जैसे ये जो ओपन, जैसे चैट जीपीटी जैसे आ रहा है, ठीक है, चैट बोर्ड जैसे आ रहा है, तो ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनेगा, है ना। जैसे जब जब व्हाट्सएप बना था,
जब व्हाट्सएप बना था, आपको पता होगा सर, व्हाट्सएप स्टार्टिंग में फ्री में ही चला था काफी सालों तक, ठीक है। बाद में व्हाट्सएप को किसने खरीदा, आप लोग जानते हो, बोलो। व्हाट्सएप को बाद में कौन खरीदा? सर फेसबुक मतलब मेटा ने खरीद लिया उसको। मेटा ने खरीद लिया, मतलब फेसबुक ही था, बाद में फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर दिया, ठीक है। तो बात ऐसा है कि ये जो व्हाट्सएप है, इसको फेसबुक ने कितने दाम पे खरीदा, पता है आप लोगों को? कुछ बिलियन में खरीदा सर, पर वो नहीं याद है कितने में खरीदा। सर 19 बिलियन में खरीदा है, 19 बिलियन। ये देखो, ये जो व्हाट्सएप है, जो आज इतना ज्यादा वैल्यू, मतलब लोगों के घर घर में है, पूरा दुनिया भर में। द क्लाइंट एप्लीकेशन वाज क्रिएटेड बाय व्हाट्सएप INC ऑफ माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, व्हिच वाज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन February 2014 for approximately 19.3 billion. It becomes the world's most popular messaging application by 2015 and had more than 2 billion users worldwide by February 2020. By 2016, it had become the primary means of internet communication in regions including Latin America, the Indian subcontinent, and large parts of Europe and Africa. समझ रहे हो सर? तो ऐसा ही जैसे अभी चैट जीपीटी को लेके बात चल रहा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो इनोवेशन चल रहा है, ये लोग जॉब छोड़ दिया, फिर ये लोग इंटरव्यू देने गया। मैंने तो ऐसे भी सुना कि जो व्हाट्सएप बनाया, ये फेसबुक में इंटरव्यू के लिए गया था, बट उसमें इंटरव्यू के लिए चूज नहीं किया गया। मे बी ब्रायन एक्टन या फिर जैम कॉम, कोई भी होगा जो इंटरव्यू के लिए गया था, बट इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं हुआ फेसबुक में। बाद में अपना उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए फेसबुक को बाध्य किया, क्योंकि फेसबुक को सबसे बड़ा खतरा किससे लगा था पता है? व्हाट्सएप से लगा था, क्योंकि उसको पता चल रहा था कि लोग फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप में टाइम बिता रहे हैं। और बाद में ये वैल्यूएशन आया सर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या चीज है, ठीक है। ऐसे हमारे देश में भी काफी सारा बिजनेस मॉडल बना है। अच्छा, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, अच्छा बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं सर, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। एथिक गाइडेंस, हाँ, फाउंडर्स का वैल्यूज होना चाहिए, समाज के प्रति अच्छा कुछ करना चाहिए। प्रॉफिट के लिए किसी को भी मार देना, हाँ, किसी को भी उड़ाने का कोई, मतलब ऐसा कुछ करो जो मोरालिटीज के साथ हो। इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम, द मोस्ट यू आर योर ओन बॉस, ठीक है। बिजनेस में क्या है, आप खुद ही खुद का बॉस बनोगे। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, इकोनॉमिक अचीवमेंट, सर्टेनिटी ऑफ इनकम, लीस्ट, हाउएवर आइदर वे, मतलब इनकम होगा कि नहीं होगा पता नहीं सर, ठीक है। ये सबसे बड़ा खतरा लगता है बिजनेस में लोगों को, कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। इसी सोच में 99% लोग चिंता में पड़ जाता है और वो बिजनेस करने से डर जाते हैं। कुछ समझेगी नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, अनसर्टेन, पता नहीं कितना दिन चलेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरनेट इंटरेस्ट और सक्सेशन, पॉसिबल हो सकता है कि आपका बिजनेस आपका बेटा चला रहा हो, आपका बिजनेस कोई और खरीद लिया हो, तो आप अपना ट्रांसफर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो बिजनेस का, सक्सेशन में किसी और को दे सकते हो, या कोई और ले सकता है। ये बिजनेस में होता है। ए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? असीमा, यस सर। सुबीर, सभी को पूछ रहा हूँ सर। साहिल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, प्रोफेशंस के बारे में क्या बोले सर? ये इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशंस अंडर द एजेस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, जैसे कि आपको अभी बोला, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, जैसे कि लॉयर, जैसे कि डॉक्टर। ये स्पेसिफिक बॉडी के थ्रू से, स्पेसिफिक एजुकेशनल बॉडी के थ्रू से आपको कॉन्डक्ट करता है। इसका मेंबरशिप लिया जाता है। अगर आपको प्योर प्रोफेशनल में आना है तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा प्रोफेशनल बॉडी का, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। उसके लिए प्रोफेशनल फी देना पड़ता है, और वो प्रोफेशनल फी अर्न करता है, सॉरी, वो मेंबरशिप फी देता है और लोगों से प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, बट एक मार्केट प्रैक्टिस देखा जाता है। प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशंस बिल्कुल चाहिए। जैसे अगर आपको सीए में प्रैक्टिस करना है, तो ऑब्वियसली आपको फाइनल पास करना होगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेना होगा, तभी जाके कर सकते हो, ठीक है। सीएमए के केस में भी सेम, सीएस के केस में भी सेम।
सर एथिकल गाइडेंस हाँ बिल्कुल है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सी इंस्टीट्यूट या सीएम इंस्टीट्यूट या सीएस इंस्टीट्यूट अपना अपना जो भी प्रोफेशनल कोड्स है वो जैसे बताते हैं वैसा चलना पड़ता है। सब रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल ऑफिस, चेंबर, क्लिनिक, यस जरूरी है। पर्सनल ऑटोनॉमी क्वाइट अ बिट, काफी रहता है, आप अपने हिसाब से ही चलोगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव सर्व द क्लाइंट्स और द सोसाइटी। बहुत बड़ा देश सेवा है सर, लोगों को अकाउंट करके देना, टैक्सेशन संभाल के देना, लोगों को फाइनेंशियल मैटर सॉल्व करके देना, लोगों का बिजनेस को मैनेज करने के लिए जरूरी चीजें जो भी होते हैं उनको मैनेज करना, एक ओवरऑल काम करते हैं। टैक्स में, जीएसटी में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, कॉस्टिंग में, बिजनेस लॉ में, है ना, ऑडिट में, एक बहुत बड़ा काम करते हैं सर सीए में। सर्टेनिटी ऑफ इनकम क्वाइट अ बिट, काफी सर्टेनिटी है सर, इनकम तो होगा क्योंकि लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड है ना सर, लोग ऑटोमेटिक आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन क्वाइट सर्टेन, जितना दिन जियोगे उतना दिन करोगे। ट्रांसफर नॉट पॉसिबल, मतलब आप अपना क्वालिफिकेशंस अपने बेटे को नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकता, आप अपने क्वालिफिकेशंस किसी को भी नहीं दे सकते। आपका नॉलेज आपका है, बिकॉज वो जो नॉलेज आपने गेन किया ना 4 साल 5 साल के जो रिगोरस स्टडी के बाद, फार्म में ट्रेनिंग लेने के बाद, वो किसी और को नहीं दे सकते आप। समझे कि नहीं समझे सर? ये होता है Yes, प्रोफेशन, sir. ये होता है प्रोफेशन। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप सर्विस देते हो, जो जॉब करते हैं वो कंपनी को सर्विस देते हैं। रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस, सैलरीज, आल्सो कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब आप वेजेस के बेसिस में, सैलरी के बेसिस में किसी कंपनी के लिए काम करते हो। कंपनी आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देते हैं, सर्विस एग्रीमेंट करते हैं। जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस, जो नॉन फैक्ट्रीज मतलब अपना मैनुअल दिमाग नहीं देते, मतलब बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है मैनुअल लेबर और एक होता है मेंटल लेबर। बेसिक बात है सर, शरीर खटा के कमाओगे वेजेस मिलेगा, बहुत दिमाग खटा के खाओगे तो सैलरी मिलेगी, और कोई फर्क नहीं है। वेजेस और सैलरी का फर्क समझ रहे हो? इकोनॉमी के हिसाब से दोनों ही लेबर है, बट जो दिमाग से काम लेता है वो सैलरी लेता है, और जो मेहनत से काम लेता है, शरीर शरीर का ताकत यूज करता है, वो वेजेस लेता है। समझ रहे हो सर? दिमाग तो हर चीज में चाहिए होता है कम बेसी, बट शरीर का ताकत भी हर चीज में चाहिए होता है। ऑफिस में बैठने के लिए भी शरीर का ताकत चाहिए, कंप्यूटर में बैठ के टाइप करने के लिए भी शरीर में दम होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो क्या होता है जानते हो? मानो कि जो बंदा बैठे बैठे कंप्यूटर में टाइप करता है 10 घंटा 12 घंटा, उनका शोल्डर फ्रीज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको भी फिजिकली उतना फिटनेस चाहिए, ठीक है, इक्वली। लेकिन वो दिमाग से खेलता है। इक्वली जो बंदा मेहनत से बोरा उठाता है, बड़ा बड़ा मशीन्स को इधर उधर करता है, उन्हें भी संभाल के काम करना चाहिए, बट मेहनत, उनको शरीर में दम होना चाहिए, ताकत तो चाहिए, साथ में दिमाग लगा के काम करे, नहीं तो क्या है ना, वो मशीनरी, बस्ता, बोरा जो भी है उसी के ऊपर गिरेगा। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी कैसे होते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशंस का चाहिए होता है, हाँ, एज पर दी कंपनीज गाइडलाइंस ईच टाइप ऑफ जॉब के ऊपर मिनिमम क्वालिफिकेशंस तो बिल्कुल चाहिए होता है। एथिकल कोड्स जैसे एम्प्लॉयर बताएगा वैसा चलना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कोड्स मतलब एम्प्लॉयर ने जो नियम बना के दिया उससे फॉलो करना है। इन्वेस्टमेंट कुछ चाहिए जॉब करने के लिए? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कंपनी बैठा हुआ है, आप अगर कंपनी के काम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कंपनी आपको उठा के लेके जाएगा। समझे कि नहीं सर? कोई एक पैसा खर्चा नहीं करना है, लेकिन आप जॉब कर सकते हो, बस अपना, आपके पास वो एलिजिबिलिटी होना चाहिए कंपनी को जो चाहिए। कंपनी को पुसाएगा आपको रखेगा, नहीं पुसाएगा आपको नहीं रखेगा। पर्सनल ऑटोनॉमी कुछ नहीं सर, क्योंकि आप अपना अपने हिसाब से थोड़ी चलोगे, कंपनी के हिसाब से चलोगे। अगर अपना दिमाग लगाना है तो प्रोफेशनल बनो या बिजनेसमैन बनो, किसी और के हिसाब से चलना है तो जॉब करो।
सर शुरू में कैसे ही मैं प्रोफेशन बना दूं, तो कुछ दिन जॉब करो फिर आ जाओ। अच्छा ठीक है कि कुछ दिन जॉब नहीं करना है, एक दिन भी जॉब नहीं करना है, तो शुरू से ही प्रोफेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई बोलता है कि सर मुझे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, तो कर लो जॉब करके। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है? जीना है लिवलीहुड, जीना है खुद के लिए। काम करेंगे पैसा मिलेगा, हेडेक और कुछ नहीं लेना है। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, द मोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअली डिटरमाइंड पीरियडिक इनकम। कॉन्ट्रेक्चुअली आपको बोला है ना कंपनी इतना देंगे तो वो तो मिलेगा आपको, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको मिलेगा, तो काफी सिक्योर इनकम है इसमें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ड्यूरेबिलिटी क्वाइट सर्टेन, जितना दिन रहना चाहोगे काम करोगे तो कंपनी आपको रखेगा। अच्छा आप अपना एम्प्लॉयमेंट किसी और को दे सकते हो। पुराने जमाने में होता था सरकारी जॉब में कि पापा मर जाता था तो उसका बेटा जॉब कर लेता था, लेकिन आजकल ये सब भी बंद हो गया है। और तो सिंपल बात है कि एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नहीं होता, नॉट पॉसिबल सर। क्लियर हुई? हेलो, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर Yes, sir. मेरा मेरा एक डाउट है। बोलो। ये तो मतलब सब समझ गया, लेकिन मैं पूछ रहा था कि मतलब अगर सीए प्रोफेशन है, मतलब सीए लॉयर ये वगैरह सब अ, मतलब दोनों ही हो सकता है ना? मतलब सीए प्रोफेशन भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। जी। अच्छा। और सर मैं मतलब पूछ रहा था कि ये जो राजनेता लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह, हम्म। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मतलब ये प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है? सर ये बेसिकली इन तीनों में से किसी में नहीं आता। तो मतलब सर्विस नहीं नहीं ना दे रहा सर। सर्विस दे रहा तो फिर सैलरी नहीं ले रहा होता फिर। लेकिन अगर हमारे आप अगर बिहार आप के अग- लोग अगर क्या? आप अग- अगर आप इसको किसी कैटेगरी में डालोगे तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में ही डाल पाओगे। ये लोग जो एमपी एमएलए बनता है, प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं है साहब, ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि उनको सैलरी मिलता है गवर्नमेंट से। ठीक है। लेकिन और सर ज्यादा क्या मतलब पढ़े लिखे ही नहीं होते नॉर्मली, देखा हूँ मैं मतलब। सर सर वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो हमारे देश का डेमोक्रेसी का डांसिंग है। ठीक है अब करेंटली इन आवर कंट्री कुछ कुछ जगह में बहुत अच्छा हो गया सर। जैसे जैसे कि आपका नेता कैसा है, आपका जनता जैसा है। जनता अगर मूर्ख लोगों को नेता बनाएगा, ये जनता का प्रॉब्लम सर। ठीक है, बात मूर्खता मतलब क्वालिफिकेशंस का नहीं है, नेता हमारा नेता कैसा हो, सुभाष बोस जैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो, शिवाजी जैसा हो। तो बात ऐसा है कि हम किसको अपना नेता चूज करेंगे, डेमोक्रेसी है तो वोट देने के टाइम पे तो वो अपना कैंडिडेचर देता है, तो फिर हम लोग उसको वोट क्यों देते हैं जो नेता बनने लायक ना हो। और एक गुंडा, एक चपड़गज्जू, उसको क्यों वोट देते हैं हम लोग? उसको नेता क्यों बनने देते हैं? जब वोट तो छोड़ो, पाड़ा में जब वो अपना दादागिरी दिखाते हैं, उसका दादागिरी को हम लोग क्यों सर पे चढ़ाते हैं? मैं आम आदमी का बात कर रहा हूँ। तो ये जो मूर्ख लोग नेता बन जाता है, ये हमारे देश का प्रॉब्लम। ठीक है, ये जनता का प्रॉब्लम। जनता को सोचना चाहिए, जनता जिस देश में मूर्ख है वही मूर्ख नेता चूज करेगा। अब देखना सिटी में बहुत सारे जगह में कैंडिडेट होते हैं, अब देखना वहां पर इतना मूर्ख नेता कोई वोट नहीं देगा। हाँ या ना? हाँ सर, जैसे केरल वगैरह के साइड में सब अच्छे लोगों को, मतलब जिनको थोड़ा एजुकेशन वगैरह है उनको ही दिया जाए। हाँ आपको उतना दूर भी नहीं जाना है, आप कोलकाता में ही अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, मतलब जो लोकसभा या विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, आप उधर ही देख लो ना। अलग अलग जगह को देख लो कि कहाँ पर किसको कैंडिडेट दे रहा है। जहां मूर्ख लोग हैं, अब कैंडिडेट कैसे देता है? वो जो जहां पर नेता बना है। अब मूर्खों का नेता मूर्ख ही बनेगा, गुंडाओं का नेता गुंडा बनेगा, और अच्छा लोगों को मतलब जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, समाज में थोड़ा सा अपना हलचल ठीक ठाक रखना चाहता है, उनका नेता अच्छा लोग ही बनेगा, क्योंकि वो कभी एक गुंडा को अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं मानेगा कि हाँ भाई ये अच्छा, ये अच्छा गुण नेता है। तो बात ऐसा है कि ये लोगों पे डिपेंड करता है कि उसका नेता कैसा हो। बाकी तो आप लोग जानते हो सर।
ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसको हम लोग नेतागिरी को नॉर्मली देखो, ये समाज सेवा है। नेतागिरी जो है वो बेसिकली कोई जॉब भी नहीं है, ठीक है। उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको ना बेसिकली अलाउंस दिया जाता है, भाता बोलते हैं, ठीक है। और ये जो करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, जो करना चाहिए, इनका जो मेन पर्पस है वो इनकम का पर्पस नहीं है। नेता अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके देश को बनाते हैं सर, मैं आपको बता दूं। इसीलिए अगर मैं आपको नेतागिरी का बात करूं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, अगर मैं ऐसा बात करूं आपको, तो मुझे भारत में करेंटली एक संगठन ऐसा दिखता है, मेरे मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहां पर परिवारवाद, ठीक है, नहीं है, ठीक है। मुझे एक संगठन दिखता है, दैट इज आरएसएस का संगठन। अब इसमें मैं प्रो बीजेपी नहीं हो जाता सर। अगर आप आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देखते हो, बहुत भारत का बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो राजनीति में डायरेक्टली नहीं है लेकिन वो राजनीति को चलाते हैं। तो ये लोग देखना, ये समाज सेवा के ढंग से ही बना हुआ है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ करता था, ठीक है, ये जो संगठन, कांग्रेस भी उसी मुद्दे से बना हुआ था। बट कांग्रेस अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, कि एक ही फैमिली के लोग कांग्रेस को संभाल रहे हैं। देख रहे हैं ये, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, बोलो, ठीक है। अगर मैं पश्चिम बंगाल में बात करूं, थोड़ा सा मैं सीपीएम को इस मैटर में रख सकता हूं कि जिसमें परिवारवाद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एक फैमिली से ही लोग आके देश को चला रहे हैं, अलग अलग लोग हैं संगठन में, जो लोग हैं वही लोग आके कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो लेफ्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का ज्यादा चला है, केरल में भी ज्यादा चला है, ठीक है। उसका अलग कहानी है, मैं ज्यादा पॉलिटिकल मैटर में नहीं जाना चाहूंगा। बट मेरे हिसाब से अगर मैं भारत का बात करूं, तो भारत में अगर एक प्रॉपर देश सेवा वाला संगठन है, वो मेरे हिसाब से आरएसएस है। मतलब जो जिसका काम ही है समाज सेवा करना। ये मतलब इनकम करने के लिए इनका नेता लोगों को देख लो आप, आरएसएस से अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, ऐसा नेता, ऐसा प्रधानमंत्री भारत को और कब मिला है लास्ट 75 साल में? नहीं मिला है, आप देख लो। उसी जमाने में एपीजे अब्दुल कलाम सर को भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया था। हाँ, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम सर आरएसएस का कोई नहीं लगता था, बट वो जो मान्यता था, वो जो कनेक्शन था, वो अलग लेवल का कनेक्शन था, ठीक है। तो आरएसएस से मुझे समाज सेवा का, मेरे हिसाब से, मैं जितना समझ पाया हूँ अभी तक, उस हिसाब से मैं आपको बोला। तो ये जो आप जो राजनेता के बारे में बोला, राजनेता लोग बेसिकली समाज सेवा कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है। वो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉपर कॉन्सेप्ट के अंदर आता ही नहीं है। और कोई बोलेगा कि मैं राजनीति को अपना पेशा बनाऊंगा, तब तो गलत बात। राजनीति बिजनेस का जगह है ही नहीं। कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, मतलब हम लोग देखते हैं लोकल लोगों में कि नेतागिरी करके घर बना लिया, नेतागिरी करके गाड़ी बना लिया, ठीक है। पहला बात, नेतागिरी करके जो घर बनाया, नेतागिरी करके जो गाड़ी बनाया, वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर। हम लोग हल्का हल्का स्वार्थ के लिए किसी को भी अपना नेता बना देते हैं, कि ताकि मेरा कुछ पर्सनल स्वार्थ पूरा हो जाए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल नेता कभी भी अपने स्वार्थ में काम नहीं करेगा, तो ये नेता कहलाता है। बाकी लोग नेता नहीं है, वो तो बस हमारा चुना हुआ, हम लोग भी गद्दार है, वो भी और डबल गद्दार। ऐसे उसको गद्दार नहीं बोलना चाहिए, बट गद्दार तो जनता है। उसको खुद ही नहीं पता कि वो किसको अपना नेता बनाया, जो उसी को चूस के खाएगा। और वही हो रहा है सर। खुद बीएमडब्ल्यू में घूमता है, बाहुबली राज दिखाता है, लेकिन अल्टीमेटली बाकी लोगों का क्या? हाँ, किसी को बोलता है कि तुम्हारे बेटा को जॉब दे देगा, एक को दे दिया, फिर लाखों करोड़ों उसी के पीछे भाग रहे हैं कि हम भी मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे। बेसिकली कुछ नहीं सर, बेसिकली लोगों को मूर्ख बनाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया सर। तो फिर हमें ये समझ में तो आ गया ना सर, कि बिजनेस के साथ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस कितना क्या है ना। बिजनेस के साथ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, बिजनेसमैन जॉब क्रिएटर है, जॉब सीकर नहीं। आप लोग क्या बनना चाहते हो, जॉब क्रिएटर की जॉब सीकर? हाँ सर, बोलो।
जॉब क्रिएटर बनना है सर जी। जॉब सीकर तो मतलब हर बंदा ही बन जाता है। ठीक है सर, जॉब सीकर में भी कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं पूछा आप लोगों का इच्छा। सुबीर क्या बनना है रे, जॉब क्रिएटर की जॉब सीकर? अरे सर, अभी मानो आप जॉब सीकर बन गए, बाद में जॉब क्रिएटर कर लेना, लेकिन अभी क्या इच्छा क्या है? जी सर, जॉब सीकर ही। जॉब सीकर, सुबीर को जॉब सीकर ही करना होना है। साहिल है, साहिल का आवाज नहीं आ रहा है, साहिल असीमा का आवाज नहीं आ रहा है। साहिल क्या बनना है, जॉब क्रिएटर की जॉब सीकर? बोलो। सर लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर। लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर, छोटा मोटा नहीं, रिलायंस बनना है। अच्छा ठीक है, लेकिन सर एक बात नहीं भूलना है सर, अगर आपको 100 सीढ़ी चढ़ना है ना, पहला सीढ़ी पहले चढ़ना पड़ेगा। आप लार्जेस्ट बनना चाहते हो, बहुत अच्छा इच्छा है सर, याद रखना सर बात को। आई डोंट नो आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बट पहले आप स्मॉलेस्ट बन के दिखाओ, फिर आप मीडियम बन के दिखाओ, फिर जाके ही तुम लार्जेस्ट बन पाओगे। ये जो लार्जेस्ट सोचने में बहुत अच्छा लगता है सर, बट ये लार्जेस्ट बनने का जो जर्नी है ना, वो स्मॉलेस्ट से ही शुरू होता है। ऐसे बोलते हैं ना, मानो आपको हजारों सीढ़ी चढ़ना है, आपको हजारों सीढ़ी चढ़ना है, आसमान छूना है, छू सकते हो, बट पहले फर्स्ट स्टेप तो बना लो सर। पहला सीढ़ी तो चढ़ लो, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ लो। ऐसा थोड़ी होगा कि आप यहाँ से कूदो यार यहाँ पहुंच जाओगे, संभव नहीं है सर। ख्याली पुलाव में संभव है, और 2 नंबरी करके कुछ दिनों के लिए संभव हो सकता है। 2 नंबरी करके मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जो बेसिकली कोई जायज बात नहीं होगा, या फिर कोई इलीगल चीज होगा, मे बी, ठीक है, उसमें आप रातों रात कुछ कर सकते हो। जैसे कुछ लोग ड्रग डीलर होते हैं, है ना, कुछ लोग गलत काम करते हैं, गलत काम करके हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए कुछ, आप नहीं करोगे, आई नो दैट, बट बोल रहा हूँ सर कि कुछ लोग ऐसे रातों रात अपने आप को बहुत पैसा का साथ, इतना सारे लोगों को काम दे दिया, लेकिन वो अभी आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा, फिर कहाँ गायब हो जाएगा, फिर जेल के अंदर सड़ सड़ के मर जाएगा। तो बेसिकली बड़ा बनो, मेरा भी, मुझसे ज्यादा या फिर आप लोग मतलब माँ पापा से ज्यादा प्राउड और कोई नहीं बनेगा, बट पहले छोटा से ही स्टार्ट करो, और तभी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा, तो जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर्स, ये बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टर है सर। प्रोवाइड्स अ मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज persistent increase in a country's GDP. What is GDP? It is the value of all the final goods and services produced in a country during a particular period. Business output comprehensively contributes toward the GDP and thus the economic growth. आप समझ रहे हो बात को? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जैसे आप अगर देखोगे, अगर आप कल का बजट को देखोगे, आपको हर जगह में जीडीपी नजर आएगा। ये देखो, ये देखो, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखोगे ना, आपको जीडीपी हर जगह में नजर आएगा। ये देखो, इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ये देखो, फिजिकल डेफिसिट 3.5% ऑफ जीएसटीबी अलाउड फॉर स्टेट्स, ठीक है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अभी डेफिसिट चल रहा है हमारे देश में। देश अभी पावरफुल है, पर देश को सुपर पावर बनने के लिए अभी भी देश का कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आपको एक छोटा सा हिसाब दिखाने से आप समझ जाओगे कि हमारे देश का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये देखो, ये रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर देखने से समझ में आ जाएगा। सर आप लोग ये तो जानते हो रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? हाँ सर। थैंक यू सर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आप लोग जानते हो सर। अब आप देखो भारत का रिसेंट ट्रेंड में जो एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब उसको जरा देखो। ये सब करोड़ों में है सर, लाख करोड़ में, नॉर्मल करोड़ में नहीं, लाख करोड़ में है। ये देखो सर, ये 2022-23 का लेटेस्ट हिसाब है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 बजटेड एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये सब बजटेड है। उसमें बोला जा रहा है 35 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन भारत ने, इंडिया ने कमाया कितना, रिसीव कितना किया? 26 लाख करोड़। तो करीब
10 लाख करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, ये सर नो? यस सर। है ना? कैपिटल रिसिप्ट देखो 18 लाख करोड़ का कैपिटल रिसिप्ट है, 18.7 19 लाख करोड़ का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 13.7 और अप्रोक्स 14 लाख करोड़ का, मतलब यहाँ पर करीब 6 लाख करोड़ का प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट में भारत ठीक ठाक है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट में भारत अभी भी पीछे है। इसके मेन रीजन है कि भारत अभी भी इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। जिस दिन भारत में बिजनेस बन जाएगा, जिस दिन भारत में मेक इन इंडिया हो जाएगा, जिस दिन भारत का प्रोडक्ट दुनिया भर में फैल जाएगा, उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इंडिया का प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे कि आज हमारे देश में चाइना का प्रोडक्ट बिकता है, चाइना का मोबाइल बिकता है, रशियन फ्रांस का बड़े बड़े एरोप्लेन बिकता है, ठीक है। जिस दिन ये चेंज हो जाएगा सर, अगर हमें एरोप्लेन के लिए, फाइटर एरोप्लेन के लिए, या फिर डिफेंस के अलग अलग प्रोडक्ट, बंदूकों के लिए हम लोग अपने ऊपर ही इतना डेवलप कर जाए कि हमें किसी से परचेज ना करना पड़े। हाँ, थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, बट ज्यादा हम खुद बनाए या हमारा प्रोडक्ट दूसरे को दे, मतलब मोर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट सर, और मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी और इनोवेशन सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कि चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर भारत में भी बने, हमारा प्रोडक्ट अमेरिका खरीदे, लेकिन इसके लिए पहले अपने देश को सम्मान करना पड़ेगा, कल्चर को सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम लोग पुराने भारत का कल्चर को लेके बात करते हैं तो कुछ भारत के ही लोग बोलते हैं कि पागल हो गया है। आज से 10,000 साल पुराना अगर रामायण का बात करते हैं, महाभारत का बात करते हैं, तो हम उसको माइथोलॉजी बोल के खुद ही खुद को छोटा कर देते हैं। जब कहा जाता है कि रावण का पुष्पक रथ हुआ करता था आज से मे बी 10,000 ईयर्स एगो, है ना, तो तब लोग हंसता था, अभी भी हंसता है, हमारे देश के लोग ही हंसते हैं कि पागल हो गया है। अरे भाई, पुष्पक रथ उस जमाने में हिंदी में उसको पुष्पक रथ ही बोलेंगे, जो आज की डेट में एरोप्लेन है। अब कोई बोलेगा सर इसका प्रूफ कहाँ है? अरे सर 10,000 ईयर्स एगो प्रूफ है, लेकिन बहुत सारे किताबें जला दिया गया, बहुत सारा कोड लैंग्वेज, संस्कृत आजकल कोई पढ़ता नहीं है सर, संस्कृत का पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, तो हम लोग वो सब कोड को निकालेंगे कैसे? हमारा जो अंदर का नॉलेज है उसको कैसे बाहर निकालेंगे? दूसरे को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ऐसा ही होगा। अपने नॉलेज पे, अपने कल्चर पे, अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे ना, कभी हम लोग उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। लिख के रख लो आप लोग, कॉपी पेस्ट एजुकेशन कभी भी टॉप लेवल पे नहीं पहुंचा सकता जब तक आप अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में टॉप लेवल रेस्पेक्ट नहीं रखोगे। और सबसे बड़ा बात, पूरा दुनिया भारत को समझता है सर, बट सिर्फ भारतीय भारत को नहीं समझता। पूरा दुनिया जानता है भारत क्या कर सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंडियंस है जिन्हें लगता है कि हमारा कल्चर में कुछ नहीं है, उन्हें अपने ही कल्चर पे हंसी आता है, अपने देश के बारे में लज्जा आता है। ये लोग संख्या में बहुत है, लेकिन ये लोगों का संख्या जब तक कम नहीं होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? अब ये सब अब लोग धीरे धीरे समझ पाओगे सर, लेकिन जिस दिन समझ पाओगे, हर कोई, जिस दिन पूरा भारत अपने अपने ऊपर गर्व करेगा ना, प्राउड करेगा, उस दिन आप समझना कि हम लोग भी चैट जीपीटी बना रहे हैं अपने हिसाब से। भारत में एक गांव है सर, कर्नाटका में, ऐसे भारत में करीब 5-7 गांव है, विलेज एरिया, जहां पर आज भी मंदिर के पुरोहित से लेके सब्जी वाले तक, या पान वाले, पान बेचने वाले तक, हर कोई संस्कृत में बात करता है। वो गांव कर्नाटका में है। लेकिन भारत में ऐसा गांव और होना चाहिए, मतलब पूरा भारत को संस्कृत में बात करना चाहिए। मे बी आप लोग शायद एग्री नहीं करोगे, लेकिन ये जिस दिन होगा, संस्कृत को नासा ने अडेप्ट किया है सर, संस्कृत लैंग्वेज को नासा ने अडेप्ट किया अपने प्रोग्रामिंग के लिए। नासा से जो अलग अलग मिसाइल्स जाता है ना, सैटेलाइट के लिए, चंद्रमा अभियान के लिए, स्पेस अभियान के लिए, उसमें संस्कृत कोड यूज किया जा रहा है। लेकिन हम भारतीय को अगर बोला जाए कि भाई संस्कृत कोड को सीखो, संस्कृत को जानो, संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाओ, संस्कृत घर घर में हो, तब आधा से ज्यादा लोग रास्ते में आ जाएगा, चोलछेना चोलवेना, हाँ देश को विभाजित करने का कोशिश किया जा रहा है, हाँ देश में ये बात फैल रहा है, ऐसा बोलेगा। अरे भाई, अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानने में कौन सा बात फैल जाता है? ऊपर वाला जाने सर। लेकिन प्रॉब्लम यही है भारत का कि हम लोग अपने सच्चाई को ढूंढना ही नहीं चाहते। कुछ लोग चाहते हैं तो दूसरा लोग उसको बंद कर देगा। अब यही तो दुख है सर।
खुद को भारतीय बोलते हैं पर फिर भी भारत पे गर्व नहीं करते। ये प्रॉब्लम है, ये मोरल प्रॉब्लम है सर। हम हिंदुस्तानी हैं पर फिर भी हमें हिंदुस्तानी होने का प्राउड नहीं है। मतलब उस प्राउड कैसे होता है? सिर्फ देश के नाम लेने से। हाँ, कोई अगर अपने घर को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने माँ बाप को, तो उनको उस हिसाब से करना चाहिए ना। ये बात है सर। सिवास क्या रजिस्ट्रेशन सर? वो सर, वो 1 तारीख को लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, 22 मतलब 2023 के लिए, वही देख रहा था मैं। अभी भी नोटिफिकेशन आया तो मैं भेजा आपको। नहीं, तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सीए का? एग्जाम फॉर्म का? अरे एग्जाम फॉर्म का सर पता नहीं तो। एग्जाम फॉर्म तो निकलने वाला है, मैं बोलूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये वाला हो गया ना सर जी मेरा? हाँ हो गया, तो वो वाला तो तेरा कर दिया था मैंने, तेरा सीए का रजिस्ट्रेशन तो हो गया था। अच्छा अच्छा। रजिस्ट्रेशन कॉपी तो होगा तेरे पास। हाँ सर, उसका मतलब पीडीएफ है मेरे पास। हाँ तो वही तो ठीक है। अभी अभी एग्जाम रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम जो देना है तुमको। अच्छा चलो, तो फिर आई होप यू अंडरस्टैंड कि जीडीपी का क्या यूज है। ठीक है, तो मोमेंटम टू इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें जीडीपी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी और बढ़ेगा सर। जीडीपी आप देखते रहो क्या होता है। बस वही जो मैं आपको बोल रहा था, थोड़ा मोरल बातें। ठीक है, वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन पूरा जीडीपी में भारत टॉप करेगा सर। कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक है, बस वो प्रॉब्लम से आउट होना है। हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Growth merely implies increase in GDP. Numbers and economic development implies diversification of economy's capabilities and improvement in quality of lives. जीडीपी बढ़ने में कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, मतलब बेसिकली उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि इकोनॉमी बढ़ रहा है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हर घर में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो कैसे होगा जब तक हर एक इंसान की जिंदगी में उसका असर नहीं आता। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, हेल्थ अच्छा रहेगा लोगों का, मैल न्यूट्रिशन दूर होगा। इन देश के अंदर जो माएँ हैं, मतलब जो औरतें हैं जो बच्चे को जन्म देता है, उनके मतलब उनका भी क्वालिटी लाइफ होगा, है ना। खून की कमी वगैरह नहीं रहेगा। इस बार बजट में बोला है कि ये खून की कमी वगैरह प्रॉब्लम जो गांव गांव में लोगों के अंदर है उसको दूर करना है। न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके लिए पैसा होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, है ना, कि भाई कौन सा खाना खाए। दिन रात सिर्फ उल्टा सीधा फास्ट फूड खाएं कि फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह भी खाया जाए। ठीक है, लोगों के पास पैसा है आजकल, लेकिन लोग उस पैसे से गलत चीज खाते हैं। ठीक है, सॉलिड खाना नहीं खाता। तो नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। तो बिजनेस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग and development of employees, and by sheer guts of courage of experimenting and innovation brings about economic development. It is pertinent now to introduce the term entrepreneur here. In a common parallels, the term business person and entrepreneur are synonyms. नॉर्मल वे में क्या है, बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर को सेम माना जाता है। इवन वी शैल बी यूजिंग these two terms interchangeably. However, entrepreneurs are better characterized by more their problem solving and new opportunity seeking behavior. एंटरप्रेन्योर और ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन मतलब एक बिजनेस को हैंडल करने वाले। एंटरप्रेन्योर जो और ज्यादा मॉडर्न होते हैं और इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, और क्रिएटिव होते हैं। इसीलिए एंटरप्रेन्योर वर्ड को ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है सर। स्टार्टअप कल्चर उसी के साथ जुड़ा गया है। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से वो भी कोशिश किया जा रहा है। स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर्स अ साइजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, accommodations, plant machinery, inventory. In accounting, investment requirement are established, estimated the sum of fixed asset and net current asset. Indeed, investment are necessary for technological upgradations, modernizations and expansions. हर चीज के लिए चाहिए. And gestations and uncertainties. Investment takes time to fructify और investment takes time to bring in profits. समय लगता है, धैर्य लगता है। प्रॉब्लम वही है कि ज्यादातर लोगों को धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट ऑपरेट अ होटल बिफोर इट ओपन फॉर ऑक्यूपेंसी। होटल खोलना है, होटल के बारे में लोग जानेंगे, जान के लोगों के अंदर समझ आएगा, होटल का सर्विस के बारे में सुनेगा, फिर जाके होटल का प्रॉफिट आना चालू होगा। इट्स टेक टाइम। आज चालू किया कल बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं होता है।
जॉब में हो सकता है आज एंटर किए 1 महीना बाद सैलरी मिल गया, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता, समय देना पड़ता है, लोग जानेंगे समझेंगे तब ना। It is uncertain if all rooms would be occupied all the time. In fact, it is also uncertain if the occupancy ratio, मतलब room nights occupied, rooms nights capacity would be adequate. In economics and finance, one distinguishes between risk and uncertainty. Risk can be calculated in advance, uncertainty cannot. रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हाँ मेरा ये रिस्क हो सकता है, अगर ठंडी के टाइम पे मेरा ज्यादा लोग आते हैं, गर्मी के टाइम पे मेरा नहीं होता तो वो मेरा रिस्क हो गया थोड़ा सा, अगर लोन है तो लोन चुकाने में दिक्कत होगा, बट अनसर्टेनिटी के बारे में कहना मुश्किल है। Moreover, risk is a characteristic of uncertainty itself. Business takes time to flourish and it's uncertain whether it would actually bring in profit or not. This characteristic specifically distinguish it from all other forms of occupations. इसीलिए बिजनेस का जो ये टिपिकल कैरेक्टर है ना, ये टिपिकल कैरेक्टर से लोग डरते हैं, वही सिर्फ साहस दिखाते हैं जिनको वो क्या होता है सर, डर के आगे बोलते हैं जीत है, पर एक्चुअली डर के आगे डर ही होता है, लेकिन जो डर को सामना कर लिया वो जीत गया। डर के आगे डर ही होता है, डर सबको लगता है, माउंटेन ड्यू पीने से डर नहीं भागता, डर भगाने के लिए नॉलेज होना चाहिए, रिस्क टेकिंग पावर होना चाहिए, अपने अंदर वो जज्बात होना चाहिए, ठीक है। माउंटेन ड्यू तो बस एडवर्टाइज के लिए है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना माउंटेन ड्यू पियो डर के आगे जीत है, अरे भाई डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे डर ही होता है, लेकिन डर से जो लड़ेगा वही डर को खत्म करता है, और ये अनसर्टेनिटीज एंड जेस्टेशन के साथ वो लड़ेगा तो बिजनेस बन पाएगा। तो ये टिपिकल कैरेक्टर है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा और एफिशिएंसी होना पड़ेगा, तभी जाके आप एक बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप कर पाओगे। बिजनेस में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पस भी होना चाहिए, मन किया चालू कर दिए फिर नहीं चला बंद कर दिए, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहते क्या हो, सोच क्या है, प्रॉफिट तो करना है, पैसा भी कमाना है, घर भी बनाना है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना है, लेकिन एक बड़ा सा सोच होना चाहिए कि भाई मुझे लोगों का सुख सुविधा में ध्यान देना है, कि मुझे लोगों को अच्छा सेवा प्रोवाइड करना है, मुझे लोगों को अच्छा एजुकेशन देना है, मुझे लोगों को अच्छी तरह से, जैसे अगर मैं खान सर का एग्जांपल दूं, खान सर इस सोच से अपना डेवलपमेंट कर रहा है कि वो लोगों को यूपीएससी पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट पढ़ाई के लिए सस्ता में पढ़ाने का सोच रहा है। सस्ता मतलब नॉर्मल है जो हम लोग यहाँ पर भी चार्जेस है, बट फिर भी वो आईएएस आईपीएस में जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का जो फीस चार्ज करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस, वो कहना चाहते हैं कि हर कोई वो पढ़ पाए, हर कोई पढ़ पाए, ऐसा फीस स्ट्रक्चर रख के कोशिश कर रहा है। तो ये उनका पर्पस है। आप लोग खान सर के बारे में जानते हो इसलिए मैंने खान सर के बारे में बोला। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, पर्पस क्या है आपका। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अपना पर्पस को समझ पाओगे तो ऑब्वियसली आप बिजनेस को समझ पाओगे। समझ में आया सर? तो बिजनेस पर्पस क्या हो सकता है, सोशल पीपल, ठीक है, सोशल पीपल में बियरेबल, सस्टेनेबल, इक्विटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्लैनेट एनवायरनमेंट, सभी के लिए सोचना है, तब जाके आप बिजनेस बना पाओगे। हो जाएगा लो पट्टा, अरे यस सर। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारा चीज ऑलरेडी बता दिया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल एथिकल ऑब्जेक्टिव भी होता है। एक बार घर पे गो थ्रू करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी बात करता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको कैसा बिजनेस बनाना चाहिए, ठीक है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे, पार्टनरशिप बनाओगे, कंपनी बनाओगे, क्यों बनाओगे, किसको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, बहुत वाइटल डिस्कशन है सर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इतना जरा बिजनेस बनता है, बट कौन सा बिजनेस किसको बनाना चाहिए और कौन बनाते हैं, इसके पीछे का जो कहानी है ये नेक्स्ट दिन पढ़ के ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे और उसके बाद साथ साथ अभी अभी से आप लोग एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो सर, जो आपको एग्जाम के लिए रेडी कर देगा, ठीक है। जैसे इस चैप्टर के नीचे आपको करीब काफी काफी क्वेश्चंस मिलेगा, आपको बस इतना मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन करने से आप अभी से एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे सर, ठीक है। ठीक है सर, इतना ही है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। ओके सर, बाय सर, टाटा।